Radhe Krishna everyone. I hope you all are so good. In this class, we cleared our basic concepts related to amendment. Let's get started. What is amendment? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संशोधन. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बोला जाता है संविधान संशोधन. तो ये जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये है क्या? तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज लाना होता है, कुछ मॉडिफाई करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम अमेंडमेंट बोलते हैं. अब अमेंडमेंट की जरूरत ही क्यों है? ऐसा क्या है कि हमें इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में, तो उस टाइम पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उस टाइम को देखते हुए और अब के टाइम को देखते हुए अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस टाइम को देखते हुए अगर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे ही हमारी नीड्स और चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं. तो उस टाइम पर जो सोशल पॉलिटिकल नीड्स थी सोसाइटी की, आज के टाइम पर वो बहुत डिफरेंट है. तो इसलिए जैसे सोसाइटी अपडेट होती है तो नीड्स भी अपडेट होती हैं, और नीड्स अपडेट होती हैं तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपडेट करना नेसेसरी होता है. इसलिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत होती है. तो अगर हम अपने अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, कि इसका नेचर कैसा है, तो ना तो ये रिजिड है और ना ये फ्लेक्सिबल है. तो ये दो वर्ड नए पढ़े हमने, रिजिड और फ्लेक्सिबल. एक्चुअल में इनका मतलब क्या है? तो रिजिड फ्लेक्सिबल की अगर हम बात करें तो एज वी डिस्कस अबाउट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ रिजिड. अगर मैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वो रिजिड है, क्योंकि वहाँ अमेंडमेंट लाना बहुत स्ट्रिक्ट है. ईजिली नहीं कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता. एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और टाइम लगता है अमेंडमेंट आने में. लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड वी डिस्कस अबाउट यूके कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ फ्लेक्सिबल. अगर यूके की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल है, तो उसे ईजिली ही अमेंड किया जा सकता है और सोलो प्रोसेस होती है, ईजिली हो जाएगी. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना बहुत मुश्किल है और ना ही बहुत इजी होता है. इसे हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड नेचर है, पार्टली फ्लेक्सिबल और पार्टली रिजिड. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंडिया का है उसका नेचर है पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड, कि इसे बहुत आसानी से भी नहीं लाया जा सकता कि सोलो प्रोसेस हो, इजीली हमारा आ जाए, और बहुत मुश्किल भी नहीं होता अमेंडमेंट करना, तो एक लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं है. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो ये जो अमेंडमेंट हमारा है, अगर मैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट मेंशन की बात करूं कि किस किस ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, ये कहाँ मेंशन है, तो ये हमारे पार्ट नंबर 20 में आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है. जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, इसे पार्ट 20 के आर्टिकल 368 में ऐड किया गया है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं तो वो आर्टिकल 368 के तहत ही होते हैं. तो अगर हम सोर्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है. और एक इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि अमेंडमेंट जो किया जाता है केवल पार्लियामेंट ही करती है. ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कांट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वो अमेंड तो कर सकते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते. अब बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसे नहीं वो ऑल्टर कर सकते. उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो पावर का सेपरेशन है ना, उसे ऑल्टर किया जा सकता है. या हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये सब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. तो पार्लियामेंट केवल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, लेकिन उसे ऑल्टर नहीं कर सकती. किसको? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को. तो ये डिसाइड जो हुआ था कि उसे ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, केवल पार्लियामेंट अमेंड करेगी, ये केशवानंदा भारती केस में हुआ था. अब बात करते हैं, हमने समझा कि अमेंडमेंट है क्या, कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने होते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं तो वही अमेंडमेंट कहलाता है, जो कि पार्ट नंबर 20 के आर्टिकल नंबर 368 के अंदर एक्सप्लेन है. और अगर नेचर की बात करें तो पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड, ऐसा हमारा अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है. अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट.
तो मेनली 3 टाइप्स में डिवीजन कर रखा है। पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा हो गया स्पेशल मेजोरिटी, और जो थर्ड है वो है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन टू द हाफ बाय स्टेट्स। तो जब अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट होता है तो कोई भी हाउस इनिशिएटिव पहले ले सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि पहले इनिशिएटिव लोकसभा को ही लेना है या राज्यसभा को ही लेना है, दोनों सभा में से कोई भी पहले इनिशिएटिव ले सकती है। एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। और ये जो हमारा बिल होगा इसे मिनिस्टर भी हमारे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं या कौन होते हैं? देखो, माना कि लोकसभा में 545 सीट्स हैं, तो सभी सीट्स में मिनिस्टर होंगे ऐसा तो नहीं है। तो जो मेंबर्स मिनिस्टर नहीं होते हैं उन्हें प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। तो दोनों में से जो मिनिस्टर्स हैं वो या प्राइवेट मेंबर कोई भी बिल को रिप्रेजेंट कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेपरेटली पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं किया, फिर दोनों ने मिलकर जॉइंट सेटिंग कर ली और बिल पास कर दिया। तो दोनों सभा में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में सेपरेटली बिल पास होना चाहिए, तभी वो आगे प्रोसीड करेगा। जब दोनों सभा बिल को पास कर देती हैं, आफ्टर दैट इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेट। उसके बाद ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब ये मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट के लिए कि उन्हें बिल पर साइन करना पड़ेगा, वो ना तो उसे वापस भेज सकते हैं और ना ही वो उसे रोक कर रख सकते हैं। तो ये जो मैंडेटरी हुआ है कि जो बिल आपका राज्यसभा और लोकसभा पास कर देंगे उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा। तो ये जो मैंडेटरी हुआ है ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से हुआ है, और उस पर साइन कर देने के बाद जब प्रेसिडेंट बिल पर साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। फिर ये याद रखें कि जब बिल पास कर दिया जाता है दोनों सभाओं के थ्रू, सेपरेटली पास होता है, पहली बात ये। उसके बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है उनके असेंट के लिए, फिर वो साइन करते हैं और ये मैंडेटरी है कि ना तो वो रोक कर रख सकते हैं और ना ही वो वापस कर सकते हैं, वो उस पर साइन करेंगे ही, वो भी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अभी जो हमने पढ़ा, और जैसे वो साइन कर देते हैं बिल पर तो वो एक्ट बन जाता है। अब जैसे ही हमने अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स पढ़े हमने कि 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, दूसरा अमेंडमेंट किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी, और जो थर्ड है वो होता है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, टोटल स्टेट्स इवन। तो इन्हें समझते हैं। तो पहले आती है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहने का मतलब कि 50% से ज़्यादा मेंबर्स, जितने मेंबर्स ने प्रेजेंट हैं और वोटिंग की है, उनसे 50% से ज़्यादा मेंबर्स अगर हमारे बिल को के फेवर में है और बिल पर साइन कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। बट इट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। जो ये 3 हमने पढ़े हैं अमेंडमेंट, तो सिंपल मेजोरिटी वाला जो है इट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। लेकिन जो हमने अदर 2 पढ़े हैं, स्पेशल मेजोरिटी और नेक्स्ट पढ़ा है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ये दोनों आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि जो सिंपल मेजोरिटी वाला अमेंडमेंट है, इसके अंदर जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं उनमें 50% से ज़्यादा लोगों ने, मेंबर्स ने फेवर में अगर वो बिल में रहे होंगे तो वो पास हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मान लो कि 543 सीट्स हैं हमारी लोकसभा में और सीट्स, टोटल सीट्स मेंबर्स की इतनी है, बट किसी दिन जिस दिन बिल हमारा रिप्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उस दिन 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो 100 मेंबर्स का 50% कितना होता है? 50 मेंबर हो गया। और 50 मेंबर से अगर एक भी ज़्यादा मेंबर हमारे बिल के फेवर में होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि मोर देन 50% से ज़्यादा मेंबर को क्या करनी है? फेवर में होना है। तो अगर तो हम पढ़ते हैं 50+1 हमें लिखा मिलता है कई बार। तो 50 से ज़्यादा अगर मेंबर्स फेवर में आते हैं, बिल के वोट्स करते हैं,
तो वो बिल पास हो जाएगा। और ये याद रहे कि केवल प्रेजेंट लोग ही कंसिडर करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेंबर्स नहीं आए हैं जिस दिन इंट्रोड्यूस किया गया है बिल को, तो वो कहें कि नहीं हम नेक्स्ट डे आएंगे तो हम वोटिंग कर देंगे फेवर में। तो ऐसा नहीं है। जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर उस दिन जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 50% और 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% उसमें लिखा है कि अगर मोर देन 50% से ज़्यादा लोग फेवर में हैं तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक 200 मेंबर्स आर प्रेजेंट ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने प्रेजेंट हैं मेंबर, 200 मेंबर प्रेजेंट हैं। अब कहा है कि मोर देन 50%, तो पहले 50% निकालिए, 200 का कितना होगा कि 100 मेंबर्स हो गया। अगर 100 मेंबर से ज़्यादा हमारे फेवर में है, मान लो 100 मेंबर्स और एक मेंबर और इंक्लूड हो जाए, या 2 या 3 मेंबर और इंक्लूड हो जाए, तो 100 से ज़्यादा 101 होंगे, या 100 से ज़्यादा कितने भी हो जाएं, अगर वो सब फेवर में है तो हमारा बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे अगर हम पढ़ें कि जो सिंपल मेजोरिटी है तो इसके तहत कौन कौन से अमेंडमेंट किए जाते हैं या हो सकते हैं, तो सबसे पहला आता है न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करना, कि जो नए स्टेट बनाए जाते हैं। एक बार मैं आपको ये याद दिलाती हूँ कि जब हमने पार्ट्स पढ़ा था, तो जो फर्स्ट क्लास हमने पार्ट्स की इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 to 5 इंट्रोड्यूस किया था। तो जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 4 आर्टिकल कंसिडर करता है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे स्टेट, यूनियन और यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस करता है। तो उसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 3 है, एक्चुअल में वो हमारा शो करता है कि जो नए स्टेट्स बनते हैं उनका जो नेम है, जो नए नाम रखे जाएंगे या नई जो बाउंड्रीज को हम अपने साथ इंक्लूड कर लेंगे, तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के अंदर आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल नंबर 4 और 3 है वो रिलेट करता है हमारा सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट के साथ में। तो ये मुझे आपको याद दिलाना था। अभी हम पढ़ रहे थे कि जो सिंपल मेजोरिटी है तो इसके अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पहला ही जो हमारा आया है वो आया है कि न्यू स्टेट्स को एस्टेब्लिश करना। तो ये चीज़ रिलेट करती है आपके पार्ट नंबर 1 से। इसके बाद दूसरी क्या अमेंडमेंट है, तो दूसरी होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कहने का मतलब कि जो नए स्टेट का फॉर्मेशन होगा वो सिंपल मेजोरिटी के तहत होगा। जो ऑल्ट्रेशन होता है एरिया का, कि एरियाज को बढ़ा देना या बाउंड्रीज को बढ़ा देना, या फिर आपको स्टेट का नेम एग्जिस्ट करना है, नाम रखना है कुछ, तो वो सारी चीजें किसके तहत हो जाएंगी, सिंपल मेजोरिटी के साथ। इसके बाद आता है नेक्स्ट, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। नेक्स्ट है कि जो विधानसभा होती है उसे डिसॉल्व करना या उसे फिर से न्यू विधानसभा को क्रिएट करना। तो ये जो चीजें हैं ये भी किसके अंदर आती है, हमारी सिंपल मेजोरिटी के तहत होती है। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट, एक आपकी नई अमेंडमेंट इसके अंदर आती है, इंक्लूड होती है सेकेंड शेड्यूल के अंदर। हमने पढ़ा था, अगर आपने शेड्यूल्स वाली क्लास ली है तो उसके अंदर हमने पढ़े थे 12 शेड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर जो सेकंड शेड्यूल है वो सैलरी से रिलेटेड है। और किसकी सैलरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस, इन सब की सैलरी से रिलेट करता है। तो ये जो सिंपल मेजोरिटी के तहत जो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर और जजेस के, उनको चेंज करना या कहीं कि सैलरी का डिसाइड करना, तो वो सब हमारी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट आता है क्वोरम इन पार्लियामेंट। तो ये क्वोरम क्या है, तो एक मिनिमम अटेंडेंस होती है पार्लियामेंट में जिसके बाद पार्लियामेंट फंक्शन करती है। जैसे बात करें कि अभी प्रेजेंट में जो डिसाइड परसेंटेज है वो 10% है, कि अगर 10% मेंबर भी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट हैं तो पार्लियामेंट वर्क करेगी। लेकिन अगर 10% से कम लोग हमारे पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट हैं तो पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगी। तो ये चीज़ हमारी किसके तहत होती है, मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के तहत ही की जाती है। इसके बाद आते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट में जो रूल्स प्रोसीजर किए जाते हैं वो भी। नेक्स्ट प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज, कि कितने मेंबर्स आपके पार्लियामेंट में रहेंगे, किस स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्यूसिन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। अभी प्यूसिन जजेस क्या होता है, तो जजेस ऑफ लोअर रैंक, जो जजेस लोअर रैंक में होते हैं उन्हें बोलते हैं। फिर हायर रैंक पर कौन होते हैं, तो हायर रैंक पर जो जज होते हैं उन्हें बोलते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में जितने जजेस होते हैं वो लोअर रैंक जजेस कहलाते हैं और उन्हें बोलते हैं हम प्यूसिन जजेस। नेक्स्ट है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, आफ्टर दैट यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। और नेक्स्ट आता है शेड्यूल नंबर 5 जो हमने पढ़ा था SC/ST से रिलेटेड। और नेक्स्ट है 6th शेड्यूल जिसके अंदर हमने ट्राइबल एरियाज पढ़े थे। मेनली 4 हमने स्टेट पढ़े थे, हमने पढ़ा था AMTM के थ्रू, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो अगर 5th और 6th शेड्यूल के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं तो वो भी हमारे सिंपल मेजोरिटी के अमेंडमेंट के साथ ही किए जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ अमेंडमेंट था जिसे हम सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट बोलते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी, जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है पार्ट नंबर 20 में। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहने का मतलब कि एक्चुअल में जितने मेंबरशिप हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर है, दोनों हाउसेस के अलग अलग की बात कर रहे हैं, उतने मेंबर्स की तो मेजोरिटी का मतलब क्या है कि जितने टोटल मेंबर्स हैं उनका हाफ और हाफ से ज़्यादा। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐसी कोई नंबर लेते हैं, मैंने 200 लिया, तो 200 के साथ अगर मैं मेजोरिटी ऐड करती हूँ कि 200 मेंबर्स में मेजोरिटी कितनी होगी, तो मेजोरिटी का मतलब होता है कि आधे से ज़्यादा। तो 200 का हाफ हो गया 100, और 100 से चाहे एक ही मेंबर क्यों ना ज़्यादा हो जाए, तो 101 जो है वो मेजोरिटी के केस में चला जाता है। तो सेम इसके साथ है। तो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आता है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो मान लीजिए कि लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है वो 543 है, तो मेजोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो मेजोरिटी का मतलब हो गया मोर देन हाफ मेंबर्स। तो 272 मेंबर्स, अगर इतने मेंबर फेवर में हैं हमारे बिल के, तो बिल पास हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेशल मेजोरिटी के फर्स्ट पॉइंट के थ्रू। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक चीज और ऐड कर रखी है, वो है मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करेंगे उनके 2/3 की भी मेजोरिटी ही होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि 300 मेंबर प्रेजेंट हैं और 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, 200। तो 200 को क्रॉस करना चाहिए हाफ मेंबर को। कहने का मतलब कि जो हमने पढ़ा है, जो स्पेशल मेजोरिटी है, इसके अंदर 2 केसेस आते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर ये है, सब पॉइंट, कि टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी होना चाहिए। तो अगर टोटल मेंबरशिप हमने पढ़ा 543 सीट्स है, तो 272 मेंबर्स का फेवर में होना कंपलसरी है। और दूसरी चीज लिखी है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 2/3 में मेजोरिटी हो। जैसे हमने पढ़ा कि 300 प्रेजेंट है, तो 300 का 2/3 हो जाएगा 200 मेंबर्स। तो इसके जो 200 मेंबर्स हैं, इन्हें जो टोटल मेंबर की मेजोरिटी है उन्हें भी क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि 200 मेंबर्स हमारी टोटल मेजोरिटी जो थी, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी वो 272 थी, तो वो उसे क्रॉस नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि बिल अब भी पास नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें स्पेशल मेजोरिटी के तहत हम कोई भी चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो दोनों पॉइंट कंसिडर करके चलते हैं कि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी और साथ में 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए। और जो 2/3 वाली मेजोरिटी है वो हमारी टोटल जो मेंबरशिप की मेजोरिटी है उसे क्रॉस करे, तो ही हमारा बिल पास होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था
कि पहले 7 थे फिर वो 6 हो गए। तो जिसके तहत हमने राइट टू एजुकेशन को ऐड करा, स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही करा है, और राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से निकाल दिया। उसके बाद डीपीएसपी जो हमारा पार्ट नंबर 4 में आता है, तो ये भी हमारा इसी स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही अमेंडमेंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि चेंज करते वक्त बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो, जो कोर वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ही नहीं, अगर कोई भी अमेंडमेंट हम करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम उसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं। नेक्स्ट आती है कि लास्ट जो है हमारा अमेंडमेंट, वो है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट्स। तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इज नॉट लेस देन द हाफ। कहने का मतलब कि जब भी इसके अंदर दोनों चीजें कंसिडर करके चलते हैं कि अगर फेडरल फीचर में कोई इफेक्ट कर रहा है, मान लो हमें कोई अमेंडमेंट करना है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर में किसी तरीके की इफेक्ट डाल रहा है, तो बिल्कुल सबसे पहले इसमें स्टेट्स का लिखा है, तो बिल्कुल इसे सारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा। और हाफ ऑफ द स्टेट, अभी प्रेजेंट में कितने 28 स्टेट है, तो हाफ ऑफ स्टेट मतलब 50%, और 50% कितने स्टेट हो गए, 14 स्टेट हो गए। तो अगर 14 स्टेट अप्रूव कर देते हैं उस बिल को, तो ही उस बिल को पास किया जाएगा, वरना रोक दिया जाएगा। तो जो हमारा ये थर्ड वाला अमेंडमेंट है, इसके अंदर इसे तब अप्लाई किया जाता है कि जब कोई अमेंडमेंट हमारे फेडरल फीचर को इफेक्ट करता है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि उस बिल को सभी स्टेट्स के पास भेजा जाएगा, और टोटल स्टेट का 50%, तो 28% में स्टेट्स हैं, तो 28 में से 14 स्टेट अगर उसे अप्रूव कर देते हैं, बिल को पास कर देते हैं, तो वो बिल पास हो जाएगा। तो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, साथ में अगर फेडरल कोई फीचर्स इफेक्ट हो रहा है तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल भी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी थर्ड अमेंडमेंट के अंदर आती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें हम ये थर्ड अमेंडमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कि अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसमें हम थर्ड अमेंडमेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर किसी भी लिस्ट में हमारा कोई चेंजेस आ रहे हैं, और जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, हमने शेड्यूल नंबर 7 में पढ़ी थी, तो उसमें 3 तरीके की लिस्ट पढ़ी थी हमने। एक पढ़ा था यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर इनमें कोई भी चेंज होता है तो हम रेटिफिकेशन वाली जो हमारी थर्ड अमेंडमेंट है, इसे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना स्टेट्स को, या फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट होगा उसकी प्रोसीजर में, जो आर्टिकल 368 में मान लो खुद में ही इटसेल्फ में उसे क्या करना पड़े कि चेंजेस करना पड़े। तो ये सारे अमेंडमेंट जो होते हैं ये हमारे याद रखें थ्रू द पार्लियामेंट होते हैं। और हमने 3 तरीके से अमेंडमेंट को पढ़ा है। पहला सिंपल मेजोरिटी के तहत, फिर दूसरा हमने पढ़ा स्पेशल मेजोरिटी, और जो थर्ड हमने पढ़ा है वो पढ़ा है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड है, क्योंकि बहुत आसानी से लाया भी नहीं जा सकता है और बहुत मुश्किल भी नहीं है लेके आना। तो क्योंकि इसके अंदर जो हमने 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पढ़े हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से कहो तो उसे डिवीज़न दे दिया गया कि अगर मान लो किसी स्टेट का हमें ऑल्ट्रेशन करना है, नाम चेंज करना है, या फिर किसी बाउंड्री को इंक्लूड करना है, तो इस तरीके के जो चेंजेस होंगे, ये यूनियन टेरिटरीज हो गया, ये सेकंड शेड्यूल में चेंजेस लेके आने हैं, जो हमारे गवर्नर्स की प्रिविलेजेस होती हैं, ये होती हैं अलाउंसेस होते हैं, तो अगर उनके अंदर चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट लेके आना है, तो हम सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं, है ना। और अगर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे फेडरल फीचर को इफेक्ट करते हैं, तो जो हमारे रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट है, तो हम इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। तो इसीलिए कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो
पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड है। और जो हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टिल नाउ जो अमेंडमेंट हुए हैं, अप्रोक्स 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसमें हमने 101 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जीएसटी का हमने अमेंडमेंट पढ़ा है। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हमने अमेंड किया था, जो कि पार्ट नंबर 3 से निकाल के पार्ट नंबर 12 में हमने ऐड किया था। तो ये कुछ चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, जिनका हम एक स्पेशल इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है उसके लिए लिस्ट पूरा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।